नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को बोलने के लायक छोड़ते नहीं हैं और अगर वो बोलने की कोशिश भी करें तो उनकी क्या हालत होती है, ये हमें पता चलता है। आज बजट 2025-26 पेश हुआ और उसके बाद से हम देख रहे हैं पूरा मिडिल क्लास, नौकरी पेशा, जिसकी इनकम 15 लाख तक है, 20 लाख तक है, 30 लाख, 50 लाख तक भी है, ऐसे लोग तो बल्ले बल्ले हैं। किसने उम्मीद की थी कि साहब इतनी बड़ी रिबेट अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे देंगी? किसी को उम्मीद नहीं थी। कल रात तक भी प्राइम टाइम वगैरह में चर्चाएं क्या चल रही थी कि साहब अभी तक 7 लाख तक की छूट है इनकम टैक्स, इनकम पर। इसको हद से हद बढ़ा करके 10 लाख कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? 12 लाख रुपए तक की छूट दे दी गई है, यानी सीधे 5 लाख की जंप मिली है मिडिल क्लास को, नौकरी पेशा को। और जिनकी आमदनी 30 लाख, 35 लाख, 40-50 लाख तक भी है, उनको भी 1,10,000 रुपए तक की छूट सीधे मिल गई है। अब मैं संक्षेप में जानकारी दे देता हूं, वैसे तो आप लोगों को मिल गई होगी, लेकिन 12 लाख जिसकी आमदनी होती थी उसको 80,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था। अब वो शून्य हो गया है, यानी सीधे 80,000 का उसको फायदा है। जिसकी आमदनी 16 लाख रुपए तक की थी उस पर पहले टैक्स लगता था 1,70,000 रुपए। अब टैक्स लगेगा 1,20,000 रुपए, यानी सीधे 50,000 की उसको फायदा हो गया है। जिसकी आमदनी, जिसकी आय 20 लाख तक थी उसको इनकम टैक्स चुकाना पड़ता था 2,90,000। अब देना पड़ेगा 2 लाख, यानी 90,000 रुपया उसका बच जाएगा। 24 लाख तक की जिसकी आय होगी उसको पहले देना पड़ता था 4,10,000 रुपए का टैक्स भरना पड़ता था। अब उसे भरना पड़ेगा 3 लाख रुपया और 1,10,000 रुपए की उसकी नेट बचत होने वाली है। 50 लाख तक की जिसकी इनकम है उसको पहले देना पड़ता था 11,90,000 रुपया, अब देना पड़ेगा 10,80,000 रुपया, यानी उसकी भी 1,10,000 तक की बचत हो गई है। बहुत सारे लोगों के मैं क्रिटिसिज्म सुन रहा हूं। मनीष तिवारी बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता, कि ऐसा लगता है कि जैसे ये बिहार का बजट है। और निर्मला सीतारमण अपने पूरे भाषण के दौरान केवल बिहार की ही चर्चा करती रही और बिहार पर मोदी सरकार बड़ी खुश है। इन लोगों के कहने का आशय, मेरे विचार से जो मैं समझ पाया हूं, वो संभवतः ये है कि साहब चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए बजट पूरी तरीके से बिहार पर फोकस कर दिया गया है। तो साहब जो पहले की सरकारें हुआ करती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, या उनसे पहले भी जो विपक्षी दलों की सरकारें रही हैं, कांग्रेस की या संयुक्त मोर्चा की या दूसरी,
वो क्या भजन कीर्तन करती थी? जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते थे, वहाँ पर केवल भजन कीर्तन का आयोजन करती थी, रथ जगह करवाती थी और वो उनके लिए घोषणाएँ नहीं करती थी। दूसरी बात ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लूकिस्ट पॉलिसी पहले से ही चलाए हुए हैं। उन्होंने तो 2013-14 में ही कह दिया था कि जो भारत का पूर्वी हिस्सा है, ऊपर से लेकर के नीचे तक का, वो विकास की दौड़ में कहीं न कहीं पिछड़ गया है और हमें उस पर फोकस करना है। तो उनके लिए अगर वो अब घोषणाएँ कर रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि चूँकि नीतीश कुमार की बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, इसलिए बिहार के लिए इतनी घोषणाएँ कर दी गई हैं। वहाँ मखाना पैदा होता है तो उसके लिए अगर मखाना बोर्ड बना दिया गया है, उसको रेगुलराइज़ किया जा रहा है और तमाम दूसरे पटना एयरपोर्ट को आधुनिक किया जाएगा। बिहार में कई दूसरे हवाई अड्डे खोलने की योजना है और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का है। और इससे पहले भी, बजट से पहले भी जो अंतरिम बजट पेश किया गया था, उसमें भी बिहार के लिए 58,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था निर्मला सीतारमण ने। तो ठीक है, राजनीति जब आपकी सरकार थी, आपने भी की है और थोड़ी-सी राजनीति अगर नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, तो इसमें सुलगने वाली बात क्या है? परेशानी वाली बात क्या है? और ये नरेंद्र मोदी का एक्चुअल में राजनीति करने का एक अलग अंदाज है, जिसको ये लोग कभी समझ नहीं पाएँगे और जब तक समझ में आता है, तब तक इनका बहुत नुकसान हो चुका होता है। आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों के लिए अंतरिम बजट में भी कुछ प्रावधान किए गए थे। आंध्र प्रदेश को अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो 15-16 हज़ार करोड़ रुपया दिया गया था और बिहार को 58,000 करोड़ रुपया दिया गया था। उस समय भी ये लोग चिल्लाए थे। और जब आप किसी राज्य को दिए जा रहे इस तरह के पैकेज का विरोध करते हैं, तो आप उन राज्यों में अपनी राजनीतिक जड़ें भी खोद देते हैं। फिर वहाँ की जनता पूछेगी ना कि जब केंद्र सरकार इन राज्यों के लिए विशेष पैकेज दे रही थी, कुछ घोषणाएँ कर रही थी, तो आप विरोध किस लिए कर रहे थे? और यही हम अभी देख रहे हैं। बिहार के लिए कुछ स्पेशल योजनाओं, परियोजनाओं का ऐलान क्या हुआ? तो कांग्रेस ने, आरजेडी ने, दूसरे दलों ने, उन्होंने पुराने राग अलापने शुरू कर दिए। तो आग कहाँ-कहाँ लगी है और कैसे-कैसे लगी है, ये समझने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। और नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने कहा है कि अ, मैसेज देने में और एक परसेप्शन क्रिएट करने में कामयाब हो गए हैं। अब अगर बिहार में चुनाव हैं इसी साल अंत में, तो भई ऐसा तो है नहीं कि इतनी बड़ी घोषणाएँ की जा रही हों और भारतीय जनता पार्टी को और जेडीयू गठबंधन को, एलजेपी गठबंधन को इसका फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं, 5 फरवरी को मतदान है और युवाओं को इसके अलावा साहब जो आपके डिलीवरी बॉय हैं, स्विगी का हो या दूसरे हों, उन सबको मोदी जी ने खुश करने के लिए ये इनकम टैक्स में इतनी बड़ी रिबेट दी है। तो भई पिछले कई बजटों में जब बजट पेश होने वाले होते थे, तो जो मध्यम आय वर्गीय फैमिलीज़ हैं, जो एक पूरा वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता रहा है, वोट देता रहा है, उनकी अगर वास्तव में इस बजट में चिंता कर ली गई है और जो ड्यू था, यानी एक मुश्त फ़ायदा पहुँचाने के लिए और जो ईमानदारी से टैक्स भरता है, बेईमानी नहीं करता है,
जो डेट आती है इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की, उससे पहले ही वो अपना रिटर्न दाखिल कर देता है। कुछ उसकी तरफ निकलता है तो वो एडवांस टैक्स दे देता है। और जो बेईमान लोग हैं, जो टैक्स भरते ही नहीं हैं, जो आईटीआर भरवाते ही नहीं हैं, और जिनकी करोड़ों में आमदनी है, जिनको दबाए बैठे रहते हैं, उसको मैनेज करते रहते हैं कैसे चोरी की जाए इनकम टैक्स की, कैसे सरकार की आंखों में धूल झोंकी जाए, उनका क्या? तो अगर रिबेट दे दी गई है और वो तबका इस समय खुश है, और उस खुशी का इजहार अगर वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी करना चाहेगा, तो इसमें बुराई क्या है? और केवल हम दिल्ली के विधानसभा चुनाव की और बिहार के विधानसभा चुनाव की ही बात क्यों कर रहे हैं? अगले 1.5-2 साल में 3 और महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले हैं साहब, उनको भी जरा याद कर लो। बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी होंगे, असम में भी होंगे, तमिलनाडु में भी होंगे, और ये तीनों बेहद महत्वपूर्ण स्टेट हैं। तो इस बजट में अगर मोटे तौर पर हम कहें कि किन किन वर्गों का खास ध्यान रखा गया है, तो मैं कहूंगा कि कुछ वर्गों का तो वास्तव में ध्यान रखा गया है। मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा कृषि सेक्टर को एक बड़ी राहत दी गई है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है। और जिन 100 जिलों की पहचान की गई है जहां कृषि का उत्पादन कम होता है, वहां के लिए अलग से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लेकर के वो आए हैं। वहां उत्पादन बढ़ेगा तो महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा, नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा, गांव से पलायन भी रुकेगा। और कृषि सेक्टर की अगर हालत 100 जिलों में खराब है और उसको अगर बूस्टअप दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कहना पड़ेगा। इसी तरीके से एमएसएमई, जो छोटे और लघु उद्योग हैं, उनकी श्रेणियां भी फिर से परिभाषित की गई हैं, और वहां भी क्रेडिट कार्ड लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है, जिसमें असीम संभावनाएं हमेशा रहती हैं, उस पर खास तौर से ध्यान दिया गया है। उसके लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। तो ये जो अब तक इनकम टैक्स पर 7 लाख की छूट थी, उसको बढ़ा करके 12 लाख कर देना, और इनकम टैक्स की दरों में बदलाव कर देना, एक 25% तक का नया स्लैब बनाया गया है जो अब तक नहीं था। इससे बड़ी राहत मिलेगी लोगों को। दूसरे वित्त मंत्री ने यह भी कहा है, याद करिए कि उन्होंने कहा है कि इसी हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल जो है वो सरकार लेकर के आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमने रिबेट दी है, करीब करीब सरकार को 1 लाख करोड़ का बोझा उठाना पड़ेगा, यानी नुकसान उठाना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स में जो रिबेट दी है, और इनडायरेक्ट टैक्स में जो रिबेट दी है उससे भी करीब 2600 करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जीएसटी से, टैक्स कलेक्शन से सरकार की इस समय बल्ले बल्ले हो रही है। 20 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स कलेक्शन हुआ है भारत सरकार का। तो ऐसे में उसे लगा कि यही समय है और सही समय है जब मध्यम आय वर्गीय उन परिवारों को और क्लास को खुश किया जाए जो 2014 में भी, 2019 में भी, 2024 में भी मोदी जी के साथ खड़ी थी। और केवल हम 3 लोकसभा चुनाव की बात क्यों करें, अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होते हैं विधानसभा के, उनमें भी ये वर्ग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखा है। 2024 में इस वर्ग में से
कुछ हिस्सा थोड़ा रुष्ट दिखाई दिया, नाराज दिखाई दिया। और अगर पोस्ट करेक्शन ही से ही अगर मोदी जी कर रहे हैं वो, और रूठे हुओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 1,70,00,000 किसानों के लिए ये योजना लागू की जा रही है, जो मैंने कहा था, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, और 100 जिलों में पैदावार बढ़ेगी इससे। इसके अलावा सरकार ने ऐलान किया है कि जो तुअर है, उड़द है, मसूर है, ये 3 दालों के उत्पादन को हम प्रोत्साहन देंगे और एक-एक दाना केंद्र सरकार की एजेंसियां खरीदेंगी, ताकि आत्मनिर्भर हो सकें दालों के मामले में। दालें अभी भी विदेशों से आयात करनी पड़ती है। डिलीवरी बॉय जो इधर के कुछ वर्षों में लगातार हमारे डोर्स पर आकर के हमें सामान उपलब्ध कराते हैं, भोजन उपलब्ध कराते हैं, उनका भी ध्यान रखा है इस बार। और करीब-करीब 1 करोड़ वर्कर्स हैं ये, जो अभी कहीं रजिस्टर नहीं थे, जिनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। जो ई-श्रम पोर्टल है, उस पर इनके लिए रजिस्ट्रेशन की विंडो खोलने का फैसला किया है सरकार ने, और इनको पहचान पत्र दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में भी इनको लाभार्थी बनाया जाएगा। 1 करोड़। तो आप अंदाजा लगाइए कि उनके फोकस में इस बार बजट में कौन-कौन से वर्ग थे और किस तरीके से। इसके अलावा जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ा दिया है, और नल से जल की जो इनकी योजना थी, उसको 100% पूरा करने के लिए 2028 तक बढ़ाया है। 120 नए एयरपोर्ट अगले 10 साल में खोले जाएंगे। 2014 से 2024 तक इन 10 सालों में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी की गई है। 70 के आसपास थे 2014 में, जो अब 142 के आसपास हैं। इनमें 120 एयरपोर्ट अगले 10 साल में और जुड़ जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस गति से दौड़ेगा, और सूरत और सीरत बदलेगा पूरे देश की। और टारगेट ये है कि जो 88 छोटे शहर माने जाते हैं, महानगर नहीं है, छोटे शहर हैं, उनको एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा, और करीब 4 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। ये बिहार को सब कुछ दे रहे हैं, ये जो चिल्ला रहे हैं, इसकी वजह ये है कि बिहार एयरपोर्ट का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा, उसका विस्तार किया जाएगा, और बिहार में कई दूसरे एयरपोर्ट भी बनाने का ऐलान मोदी सरकार ने कर दिया है। तो परेशानी तो साहब होगी। और जरा याद करिए, कार्यक्रम खत्म करने से पहले मैं वो सीन जरूर याद दिलाता हूं, अपने कई कार्यक्रमों में दिलाता हूं। जब 4 जून को 2024 को रिजल्ट आए थे लोकसभा के, तब राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वी पोर्शन बनाते हुए फोटो खिंचवाया था। चहक रहे थे जैसे जीत इनकी हुई है और मोदी जी हार गए हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बेहद आपत्तिजनक थी। जिस अपमानजनक लहजे में ये प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहे थे, वो भी पूरे देश ने देखी थी। अमेरिका में बैठ करके इन्होंने बेहद आपत्तिजनक बातें की थी, भारत की डेमोक्रेसी के बारे में, भारत के चुनाव आयोग के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में, मीडिया के बारे में, पार्लियामेंट की कार्रवाई के बारे में। यानी ये शो करने की कोशिश की थी कि जैसे भारत में लोकतंत्र जो है वो खत्म होने के कगार पर है, और अराजकता है, मनमानी है, और हिटलर शाही जैसे चल रही है। यानी जनता अगर इनको लगातार ठुकरा रही है और मोदी जी को चुन रही है, तो यहाँ अराजकता है और लोकतंत्र खत्म हो गया है।
कई और भी अवसर आए हैं जब इन्होंने ये एरोगेंस दिखाई थी। और लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का जो अपमान नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी तक ने किया है, उसके ब्यौरे दिए, तथ्यों के साथ, तारीखों के साथ, घटनाओं के साथ। और उसके बाद इन्होंने भी वितंडा खड़ा करने की कोशिश की थी। अमित शाह ने जो है राज्यसभा में अंबेडकर जी का अपमान कर दिया, और फिर वो नीले कपड़े पहन करके अंबेडकर जी की तस्वीर लेकर के पार्लियामेंट में चक्कर लगा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। ये सारा हवा हवाई हो गया है। हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, जम्मू कश्मीर में केवल 6 एमएलए जीत के आए, वो भी मुस्लिम। झारखंड में केवल 16 एमएलए जीत करके आए। इनका नशा उतर चुका है। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये नशा और ढीला हो जाएगा। इसके बाद बिहार का नंबर आ जाएगा। बिहार में इनका नशा पूरी तरीके से उतर जाएगा। और पार्टी के भीतर से जो इनके विद्रोह होने की आशंका है, वो अलग है। और उसी को रोकने के लिए ये ड्रामा किया जा रहा था कि हम जीत गए, ताकि अंदर से इनकी लीडरशिप और लीडरशिप की क्वालिटी को लेकर के सवाल खड़े ना हो जाएं, बगावत शुरू ना हो जाए। तो अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को भी भ्रम में रखिए, और जो आप हार रहे हैं लगातार तीसरी बार, उसको जीत बताने की चेष्टा करिए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये मोदी जी को पूरी तरीके से जानते और समझते नहीं हैं। वो कोई भी अवसर चूकते नहीं हैं। और बजट जैसा महत्वपूर्ण एक अवसर था, जब उन्होंने विपक्ष को, इन लोगों को बोलने लायक ही नहीं छोड़ा है। अगर शुद्ध हिंदी में और खड़ी बोली में कहूं तो विपक्ष को, विरोधियों को धर पटका है, उठ नहीं पा रहे हैं। ये हालत कर दी है मोदी जी ने इनकी। और ये जो बजट है, ये केवल दिल्ली के विधानसभा चुनाव या बिहार के विधानसभा चुनाव या तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, 2029 के लोकसभा चुनाव, उनको भी ध्यान में रख करके पेश किया गया है। और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ ये देश कैसे तेजी से आगे बढ़ सकता है, ये भी ध्यान में रखा गया है। हालांकि 2027 से पहले 2026 में एक और बजट आने वाला है, और वो उत्तर प्रदेश केंद्रित हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो काम ये लोग करते थे, वो करने के लिए इन्होंने मोदी जी को एक तरीके से मजबूर किया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।